जैसा कार्ल सेगन ने कहा था, पृथ्वी एक बहुत छोटा मंच है एक विशाल ब्रह्मांडीय क्षेत्र में। और इस मंच पर जो हलचलें होती हैं वो हमें लगातार याद दिलाती हैं कि ये कितना कितना गतिशील है। आज हम इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक लेख के आधार पर रूस के कमचटका प्रायद्वीप में जो हाल में एक शक्तिशाली भूकंप आया और प्रशांत महासागर का अग्नि वलय, जिसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं, उसके बारे में थोड़ी गहराई से बात करेंगे। कोशिश रहेगी कि यूपीएससी, मेंस और प्रीलिम्स के नजरिए से जो जरूरी बातें हैं उन्हें समझें। और हाँ, सामान्य जानकारी तो बढ़ेगी ही। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो जो कमचटका में भूकंप आया उसकी बात करते हैं। रिक्टर स्केल पर तीव्रता थी 8.8। मतलब ये तो रिकॉर्ड पर जो सबसे ताकतवर भूकंप है उनमें से एक है। और ये जगह है रूस के सुदूर पूर्व में, मॉस्को से कोई 6,500 किलोमीटर दूर। हाँ बिल्कुल। और ये तीव्रता 8.8 ये बहुत ज्यादा है। और इसके फौरन बाद सुनामी भी आई। बता रहे हैं कामचटका में 3 से 4 मीटर ऊंची लहरें, हवाई में भी असर हुआ करीब 5 फीट और जापान में 2 फीट तक। नुकसान तो हुआ कई जगह, बाढ़ भी आई, लेकिन अच्छी बात यह रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हाँ, ये गनीमत रही। और अगर तुलना करें तो 2011 में जापान में जो 9.1 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसने वो फुकुशिमा वाला संकट पैदा किया, उसके बाद ये सबसे शक्तिशाली माना जा रहा है। अच्छा। हाँ, और देखिए, वैसे तो 8.5 या उससे ज्यादा तीव्रता के भूकंप बहुत कम होते हैं। मतलब पिछले 20 सालों में देखें तो सिर्फ 5 ही ऐसे हुए हैं। सिर्फ 5? हाँ, लेकिन ये जो क्षेत्र है ना कामचटका, ये दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप वाले इलाकों में से एक है। ऐसा क्यों? इसकी वजह है इसका अग्नि वलय पर होना। सर्कम पैसिफिक साइज्मिक बेल्ट कहते हैं इसे। ये वो पट्टी है जहां पृथ्वी के ज्यादातर मतलब बड़े भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। ये अग्नि वलय, रिंग ऑफ फायर, नाम ही बड़ा जबरदस्त है। ये तो करीब करीब पूरे प्रशांत महासागर को घेरता है ना, जैसे अमेरिका का पश्चिमी तट हो गया, फिर एशिया का पूर्व। बिल्कुल बिल्कुल, अमेरिका, मेक्सिको, नीचे चिली, पेरू, फिर उधर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, रूस, ये सब इसी में आते हैं। यूएसजीएस का डेटा तो यही कहता है कि दुनिया के 80% से ज्यादा बड़े भूकंप इसी बेल्ट में आते हैं। 80%? बाप रे। हाँ, और इतिहास देखें तो 1960 में चिली में आया था 9.5 तीव्रता का भूकंप। वो अब तक का रिकॉर्डेड सबसे शक्तिशाली है, वो भी यही था। 1964 में अलास्का वाला 9.2 का, वो भी यही। असल में पिछले 20 सालों में जितने भी 8 या उससे ज्यादा तीव्रता के भूकंप हुए हैं वो कुल 23 हैं, और वो सारे के सारे इसी बेल्ट पर आए हैं। खासकर ये कामचटका, उत्तरी जापान वाला इलाका, कुरिल द्वीप समूह वाला, ये तो बहुत ही सक्रिय है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इस इलाके में इतनी भूगर्भीय उथल-पुथल मची क्यों रहती है? क्या कारण है इसका? देखिए, इसका जो मुख्य भूवैज्ञानिक कारण है वो है सबडक्शन की प्रक्रिया। ये सबडक्शन, ये क्या होता है? आसान भाषा में समझे तो पृथ्वी की जो ऊपरी परत है ना, वो कई विशाल टुकड़ों से बनी है जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। जब 2 प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो उनमें से जो भारी प्लेट होती है वो हल्की वाली प्लेट के नीचे खिसक जाती है। अच्छा, नीचे धंस जाती है। हाँ बिल्कुल। इसी नीचे खिसकने या धंसने की प्रक्रिया को सबडक्शन कहते हैं। अब इस टक्कर और खिंचाव से प्लेटों के किनारों पर जबरदस्त तनाव पैदा होता है, और यही तनाव जब अचानक से रिलीज होता है तो वो भूकंप के रूप में महसूस होता है। प्रशांत महासागर में क्या हो रहा है कि जो प्रशांत प्लेट है वो कई जगहों पर दूसरी महाद्वीपीय प्लेटों के नीचे जा रही है, मतलब सबडक्ट हो रही है। अच्छा। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के निदेशक हैं विनीत गहलोत। वो बताते हैं कि कामचटका उन गिनी चुनी जगहों में से है जहां ये सबडक्शन जमीन पर भी दिखता है, वरना ज्यादातर सबडक्शन जोन्स समुद्र के नीचे होते हैं। तो प्रशांत में ये प्रक्रिया बहुत ज्यादा चल रही है, इसीलिए वहां इतने भूकंप आते हैं। यूपीएससी के लिहाज से देखें तो प्लेट टेक्टोनिक्स समझाने के लिए ये एक बेहतरीन उदाहरण है। क्या हम इसकी तुलना हिमालय से कर सकते हैं? मतलब जैसे हम पढ़ते हैं कि भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। हिमालय का बनना भी सबडक्शन का ही नतीजा है, और यही कारण है कि पूरा हिमालयी क्षेत्र भी भूकंप के लिए बहुत संवेदनशील है।
तो ये तो हुई प्रशांत के अग्निवलय की बात। दुनिया में और भी ऐसे खतरनाक भूकंप वाले क्षेत्र हैं क्या? हाँ, मुख्य रूप से 2 और हैं। एक है अल्पाइड बेल्ट। अल्पाइड बेल्ट। हाँ, ये इंडोनेशिया से शुरू होकर हिमालय से गुजरता हुआ ईरान तुर्की तक फैला है। ये दूसरा सबसे सक्रिय क्षेत्र है। दुनिया के करीब 15 से 17% बड़े भूकंप यहीं आते हैं। ओह। और चिंता की बात यह है कि ये बेल्ट बहुत घनी आबादी वाले इलाकों से होकर जाती है, इसलिए यहाँ आने वाले भूकंप अक्सर ज्यादा घातक साबित होते हैं। हाँ, ये तो गंभीर बात है। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है मध्य अटलांटिक रिज। ये अटलांटिक महासागर के बीचों बीच उत्तर से दक्षिण तक फैला है। ये ज्यादातर समुद्र के नीचे है और यहाँ आमतौर पर मध्यम तीव्रता के भूकंप आते हैं जिनका असर कम होता है। ये जानना भी दिलचस्प है कि सिर्फ तीव्रता ही सब कुछ नहीं होती। जैसे कामचटका में 8.8 तीव्रता आई पर कोई जनहानि नहीं हुई, जबकि हमने देखा है कि कभी-कभी कम तीव्रता के भूकंप भी बहुत तबाही मचा देते हैं। ऐसा फर्क क्यों? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसके कई कारण हैं। पहला तो ये कि भूकंप का केंद्र कहाँ है, जमीन पर है या समुद्र में, और आबादी से कितनी दूरी पर है। कई बार जमीन पर आया कमजोर भूकंप भी अगर किसी शहर के ठीक नीचे आ जाए तो वो समुद्र में आए शक्तिशाली भूकंप से ज्यादा तबाही मचा सकता है। सही बात है। और दूसरा, शायद सबसे अहम कारण है जनसंख्या का घनत्व। कामचटका में आबादी बहुत कम है, सिर्फ 0.62 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, बहुत ही कम। हाँ, बिल्कुल वीरान जैसा ही वो इलाका। बिल्कुल। वहीं आप 2015 का नेपाल का भूकंप देखिए, तीव्रता 7.6 थी, कामचटका से कम, लेकिन वहां 15,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई क्योंकि वो क्षेत्र बहुत घनी आबादी वाला है। तो आपदा प्रबंधन के लिहाज से ये समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ तीव्रता नहीं, लोकेशन और आबादी का घनत्व भी बहुत मायने रखता है। और एक सवाल मन में आता है, क्या भूकंप की तीव्रता की कोई ऊपरी सीमा भी है? क्या कभी 10 या 11 तीव्रता का भूकंप भी आ सकता है? देखिए, भूकंप की जो शक्ति होती है वो फॉल्ट लाइन की लंबाई पर निर्भर करती है। मतलब वो दरार जिसके सहारे प्लेटें खिसकती हैं। अब तक जो अधिकतम तीव्रता दर्ज की गई है वो 9.5 है, चिली में 1960 में। 10 या उससे ज्यादा तीव्रता के भूकंप के लिए इतनी लंबी फॉल्ट लाइन चाहिए होगी जो आप समझिए कि लगभग पूरी पृथ्वी को ही घेर ले, जो कि हमारी पृथ्वी की मौजूदा भूगर्भीय संरचना में संभव नहीं लगता। अच्छा। तो ये एक तरह की राहत की बात है। तो आज हमने कामचटका भूकंप के बहाने अग्निवलय को समझा, सबडक्शन की प्रक्रिया जानी, दुनिया के दूसरे भूकंपीय क्षेत्रों को देखा और ये भी समझा कि भूकंप का असर किन बातों पर निर्भर करता है। तो ये सारी जानकारी क्या दिखाती है, इससे क्या समझ आता है? टेक्टोनिक्स, भूकंपीय क्षेत्र और उससे भी ज्यादा आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक के लिए ये दिखाता है कि कैसे ये भूगर्भीय प्रक्रियाएं हमारे जीवन, हमारे विकास को सीधे सीधे प्रभावित करती हैं और इन जोखिमों को समझना, इनके लिए तैयार रहना क्यों जरूरी है। और हाँ, सामान्य ज्ञान के लिए तो ये जानकारी अहम है ही। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए एक आखिरी विचार छोड़ जाते हैं। जिस तरह से हम इन भूगर्भीय प्रक्रियाओं को, इन प्लेटों की हरकतों को बेहतर समझ रहे हैं, क्या ये ज्ञान हमें भविष्य में आने वाली आपदाओं के लिए, जैसे भूकंप या सुनामी, इनके लिए बेहतर तैयारी करने में मदद कर सकता है? क्या हम और ज्यादा प्रभावी पूर्व चेतावनी प्रणालियां, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स बना सकते हैं? सोचने वाली बात है। अगर आपको ये बातचीत या जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके मन में कोई सवाल हो या कोई विचार हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें।